हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे 7th क्लास के ज्योग्राफी का 5th चैप्टर जिसका नाम है जल यानी कि पानी। ठीक है, तो अब हम यह देखेंगे कि पानी का वितरण जो है वह पृथ्वी पर किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, तो पानी यानी कि जैसे ही हमारे मस्तिष्क में पानी शब्द आता है, जल शब्द आता है, उसके बाद हमें क्या समझ में आता है कि यह कौन सा पानी, यानी कि जो तालाब में है, नदी में है, नाले में है और जो समंदर में है। तो इस प्रकार से इसका वितरण हुआ है। ठीक है, तो अब हम यह देखते हैं कि हमारे लिए यूज़ का पानी कौन सा है और कितना प्रतिशत अवेलेबल है पृथ्वी पर। पानी तो बहुत अवेलेबल है, हम उसका कितना कुछ भाग जो है वो यूज कर पाते हैं। तो हम सब देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे यूज के लायक पानी है और किस प्रकार से इसका वितरण हुआ है और पृथ्वी पर कितना मात्रा में अवेलेबल है। तो अब हम देखते हैं कि एक ज्योग्राफिकल टर्म है थलशाला, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे पानी के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है। ठीक है, मतलब यह छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता होता है, यानी कि एक आर्टिफिशियल बाउंड्री होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, थलशाला बोलते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है और ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादल का रूप ले लेता है। यहाँ से यह वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती पर या समुद्र पर नीचे गिरता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, यह नीचे आता है हमारे यहाँ हिमपात के रूप में, बारिश के रूप में, ऐसे ये नीचे आता है हमारी धरती पर। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह प्रक्रम होता है, एक पूरा का पूरा एक चक्र चलता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि पानी नदी नालों से संघनित होकर ऊपर जाता है वाष्प बन करके, और वाष्पित होकर ऊपर जाने के बाद वो फिर क्या करता है, संघनित होकर बारिश के रूप में फिर से हमारे पास आता है। और क्या देखते हैं कि हिम के रूप में हिमपात होता है। ये बारिश के जगह पर कहीं कहीं क्या होता है, ओले पड़ते हैं और हिमपात होता है, यानी कि बर्फ की बारिश होती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, एक पूरा चक्र चलते रहता है जो कि मेंटेन करता है पूरा वाटर साइकिल को। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। हमारी पृथ्वी क्या है, थलशाला के समान है, यानी कि यहाँ पर कोई भी पौधे क्या होते हैं, लगाए जा सकते हैं, और वो एक तरह से बाउंड्री होता है क्या, पौधे लगाने का। तो अब हम देखते हैं कि जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वही आज भी मौजूद है। यानी कि पानी बदला तो नहीं है, पानी का स्वरूप भले ही आप ये कह सकते हैं कि उसको हम रिसाइकल करके कुछ भी बना लें, उसको यूज के लायक बना दें, लेकिन वो बदला नहीं है। कल भी महासागर के रूप में था, आज भी महासागर ये जल के रूप में है। ठीक है, अब उसको आप रिसाइकल करके यूज के लायक बना दें, वो अलग बात है। अब नदी नाले बहते थे, वो आज भी बहते हैं। ठीक है, तो यानी कि पानी जो बहुत पहले मौजूद था वह आज भी है, वही आज भी है। ठीक है, अब जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वह सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से क्या होता है कि जो पानी हम यानी कि यूज कर रहे हैं खेत में, अपने यहाँ खेतों में उसको सिंचाई के लिए, वह हो सकता है कि पहले क्या होगा, अमेजन नदी यानी कि दूसरे जो महादेशों की नदियाँ हैं वहाँ वो पानी के रूप में बहता होगा। क्यों, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि वो बादल कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, हमारा जो पानी है नीचे से, नदी से और समंदर से, और जो भी आप पानी वेस्ट करते हैं यानी कि सड़कों पर होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वाष्पित होकर जाते हैं सीधा आकाश में और बादल बनते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके यहाँ जो बादल बने हैं वही पानी के रूप में आपके यहाँ बारिश के रूप में बरस करके आपको पानी देंगे। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि यह जरूरी नहीं है कि जो आपके यहाँ अभी सिंचाई हो रहा है जिस पानी से, वह पानी आप ही के यहाँ का हो सकता है कि वह क्या है, अमेजन में पहले बहता हो, सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। ठीक है, और क्या देखते हैं कि अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। ठीक है, यानी कि अलवणीय जल जो होता है उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत है नदी है, नाला है, और जो ये आप जो यूज करते हैं पानी, जो पठारों से निकलने वाले पानी हैं वो है। तो इस प्रकार से
जो पठारी नदियां हैं वहां से निकलती हैं। नदियां भी दो तरह की होती हैं, आपको पता है, एक हिम नद होती हैं और एक मतलब एक हिमानी नदियां होती हैं और एक पठारी नदियां होती हैं। जो हिमालय वगैरह से निकलती हैं, जो जिनका स्रोत ग्लेशियर होता है, जिनका निकलने का जो माध्यम स्रोत होता है पानी का, वो हिमनद होता है, यानी कि बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं, वो क्या कहलाती हैं, हिमानी नदियां कहलाती हैं। और पठारी भागों से जो निकलती हैं नदियां, उनको हम पठारी नदी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मतलब अलवणीय जल के सारे स्रोत हैं। ठीक है, अब महासागरों एवं समुद्रों का जल क्या होता है, लवणीय होता है। इनमें से हम अधिकांश को यूज नहीं कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, नमक होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, इसलिए हम इनका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन इनका भी एक अपना उपयोग है, इनसे नमक वगैरह बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अब हम क्या देखते हैं, आप यहाँ पे वाटर साइकिल को दिखाया गया है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ से पानी क्या होता है, ऊपर जाता है, वाष्पीकरण होता है, ऊपर जाता है, फिर संघनित होकर के संघनन होता है और वह वर्षा के रूप में फिर ये आता है नीचे, पहाड़ों से बहता हुआ फिर ये नदी नालों में प्रवेश करता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्या होता है, चक्रण होता है, एक साइकिल चलता है। ठीक है, अब इस प्रकार हम देखते हैं कि महासागर, यानी कि जो बड़े बड़े महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, ये सभी हैं, यानी कि 5 महासागर हैं, वो आप देख रहे हैं। तो ये इनमें क्या है, आप देखेंगे कि लवणीय जल है। अब इस प्रकार से क्या होता है कि हम जो महाद्वीप देखते हैं, जो 7 महाद्वीप जिनके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से महाद्वीप हैं, उनकी क्या कुछ भौगोलिक पृष्ठभूमि है, उनको हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आप पीछे के वीडियोस देख लेंगे, महासागर के भी बारे में हमने पढ़ाई कर लिया है। तो अब हम देखते हैं कि ये इनका यानी कि ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पे पानी का वितरण किस प्रकार से है तो यह चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ, महासागरों से घिरा हुआ, लेकिन इसमें पानी का क्या स्रोत है, पानी यहाँ पे कैसे प्राप्त होता है, यहाँ की नदियाँ कैसी हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पानी का वितरण किस प्रकार से हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है वहाँ पीने योग्य पानी और जो अलवणीय जल है वो आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है कि जल के वितरण को देखने से पहले हम लवणता देख लेते हैं कि कितना होता है। अब हम देखते हैं कि लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है, यानी कि आप 1000 ग्राम पानी लेते हैं और उसको खौला करके पूरा वाष्पित करके सारे पानी को उड़ा देते हैं, ऊपर वाष्प बना देते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि जितना उसमें नमक बच जाता है, ठीक है, वो क्या है, वही लवणता कहलाता है। यानी कि आप मान लेते हैं कि 1000 ग्राम में 100 ग्राम या 200 ग्राम नमक बच जाता है, आपको जो सोडियम क्लोराइड होता है वो बच जाता है। तो अब हम क्या देखते हैं कि वही उसका क्या कहलाता है, लवणता कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि महासागर की औसत लवणता क्या होती है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। ठीक है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है इसकी औसत लवणता। ठीक है, एवरेज जो इसका लवणता होता है ये इतना होता है, 35 भाग प्रति 1000 ग्राम। ठीक है, यानी कि उसके 35वें भाग के बराबर होता है। अब आप समझ सकते हैं कि 1000 ग्राम में कितना जो होगा उसका लवणता होगा, यानी कि इसका 35वां भाग। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जल का वितरण किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, जल का वितरण किस प्रकार से हुआ है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। कितना भाग, 3/4, यानी कि बहुत बड़ा भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का हमें सामना क्यों करना पड़ता है। यानी कि ये क्या है, ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, लवणीय जल अवेलेबल है, अलवणीय जल यानी कि जो प्योर ड्रिंकिंग वाटर है वो अवेलेबल नहीं है, और क्या है, अलवणीय जल अवेलेबल नहीं है, मतलब नदी के रूप में और जो हिम के रूप में जो पानी है, जो हिमानी नदियां हैं या जो नीचे ग्राउंड लेवल है वाटर का, वो क्या है, ज़्यादा नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या इसका वितरण है, किस प्रकार से जल का वितरण है, जो कि हमें कमी महसूस करना पड़ता है। इतना 3/4 भाग जल होने के बावजूद हमें क्यों जल संकट का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि निम्नलिखित तालिका में जल वितरण का प्रतिशत दिया गया है। अब महासागर में कितना है, महासागर में 97.3% क्या है, यानी कि जल है। ठीक है, बर्फ छत्रक, उसके बाद देखते हैं भूमिगत जल। भूमिगत जल आप देख सकते हैं कि बहुत कम, कितना है तो 0.68%। ठीक है, और बर्फ के रूप में यानी कि ग्लेशियर के रूप में जो पानी अवेलेबल है हमारे पास वह 2% है। इस प्रकार से यानी कि आप देख रहे हैं कि वायुमंडल में भी बहुत कम है, यानी कि 0.0019%, और नदियों में यह जल आप समझ सकते हैं कि कितना कम है, तो नदियों में यह जल है यानी कि 0.0001%। ठीक है, इस प्रकार से कुल 100% आपका पूरा होता है। तो इसी के कारण क्या होता है, पीने वाले पानी की हमें
कमी महसूस होती है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जो लवणीय लवण होता है वह कहाँ होता है, आपको ये हम बता रहे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा लवणीय जल कहाँ का है, लवणता कहाँ के जल में पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इजराइल के मृत सागर में, ठीक है, 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है, ठीक है। प्रति लीटर, पर लीटर कितना, तो 340 ग्राम, ठीक है। तैराक इसमें प्लवन कर सकते हैं क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तैराकी करना आसान हो जाता है क्योंकि नमक की जो मात्रा है वह इसको सघन बना देती है और इसका ये हेल्प करता है हमें ऊपर उठने में, यानी कि उसमें तैरने में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जल का वितरण कितना कम है, यानी कि अलवणीय जल का वितरण जो है वह कितना कम है। यानी पृथ्वी पूरी आपकी पानी से ही भरी हुई है, पानी ही सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसमें पीने योग्य पानी और हमारे यूज लायक पानी बहुत, ठीक है। तो अब हम देखते हैं महासागरीय तो क्या क्या क्रियाएं हो रही उसको हम देखते हैं। तो समुद्री तट पर पैर चलने से कुछ जादूती होती है, ठीक है, यानी कि कुछ हमें जादुई अनुभूति होती है और उसको हम महसूस करते हैं। तो पुलिन पर नम ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायुमंडलीय गंध और क्या होता है एवं संगीत, सब कुछ सम्मोहित करने वाला हमें है, ठीक है। इस प्रकार हमें क्या होता है कि जब समुद्र तट पर नंगे पांव चलेंगे तो एक जादुई सी अनुभूति हमें होती है। और उस अलावा क्या होता है कि हमें जो लवणीय जल हैं उनकी गंध, ठीक है, समुद्र की लहरों की संगीतमय ध्वनि होती है, ठंडी ठंडी हवा होती है और समुद्री पक्षियों की जो आवाज़ होती है, ये सभी क्या करते हैं, सम्मोहित करते हैं। इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत क्या होता है कि ताल एवं झील में शांत जल होते हैं, इनके विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है, यह गति करता रहता है। आप इनको इनकी लहरों के रूप में देख सकते हैं इस गति को। अब हम क्या देखते हैं कि यह कभी शांत नहीं रहता। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं, ठीक है। तो ये सभी क्या है, महासागरीय गतियां हैं जिनको हम वर्गीकृत कर रहे हैं तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में और धाराओं के रूप में। अब हम क्या देखते हैं कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, ठीक है। यानी कि क्या क्या उपाय हमें अपनाने चाहिए पानी के संरक्षण के लिए, जल के संरक्षण के लिए, उसमें क्या करते हैं, उसको प्रबलित किया जाता है, यानी कि उसको बल दिया जाता है कि इसको कैसे बचाया जा सके। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है, यानी कि उन पर जोर दिया जाता है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि समुद्री तरंगे, ठीक है, समुद्री तरंगे क्या है, गति, ये सभी क्या है, इनको हम गतियों को, तरंगों को और जो ज्वार भाटा है इनको हमने किस रूप में वर्गीकृत किया है, तो ये महासागरीय गतियों को, ठीक है, यानी वो किस प्रकार से गति करते हैं उनको हम करते हैं। तो गति के रूप में तरंग को हम अध्ययन करते हैं कि तरंग क्या है। तो जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब महासागरीय सतह पर यानी कि सरफेस पर क्या होता है, जल लगातार उठता है और गिरता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। अब देखते हैं कि जब समुद्री सतह पर पवन बहती है, ठीक है, क्या होता है, हवाएं बहती हैं, तब तरंगे उत्पन्न होती है। अब जितनी ही तेज पवन बहती है तरंग भी उतनी ही बड़ी होती है, यानी कि हवा के स्पीड पर क्या होता है, तरंग का बड़ा और छोटा होना निर्भर करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी कि जब हवा तूफान का रूप ले लेता है, पवन तूफान का रूप ले लेती है, उसके बाद क्या होता है कि यह और ज़्यादा विशाल तरंगें उत्पन्न करती हैं, ठीक है। अब इसके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है, ठीक है। यानी कि ये भी इसके रीजन है, भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है या जल के नीचे जो भूस्खलन होता है उसके कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से सुनामी का भी निर्माण हो सकता है, ठीक है। तो जब यानी कि क्या होता है कि 15 मीटर के ऊंची विशाल तरंगे जब उठने लगती हैं ऊपर, वह बाद में क्या करती हैं, सुनामी का रूप ले लेती हैं और वो बहुत ज़्यादा जान और माल की क्षति पहुंचा सकती हैं। अब सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, पोताश्रय तरंगे, ठीक है। इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं, यानी कि ये पोत को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, पोताश्रय इनको ये नष्ट कर देते हैं। अब पोत यानी कि जहाज, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनको ये भी क्या करते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये और पोत
बोलते हैं जहाज को, और पोताश्रय यानी कि जो पोत को आश्रय देता है, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे, पोताश्रय बोलेंगे। यानी कि जो बंदरगाह वगैरह होते हैं, यानी कि तटीय क्षेत्र को ये क्या करते हैं, सुनामी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पोताश्रय तरंगे बोलते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि अब तक सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। ये आप समझ सकते हैं कि 15 मीटर को ही कहा जाता है, और यह तो 150 मीटर मापा गया था। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति से चलती हैं। क्या होता है, 700 किलोमीटर से अधिक गति, आपका 700 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति इनकी होती है। 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं कि सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि इंदिरा पॉइंट बिल्कुल डूब गया था। उसके बाद क्या देखते हैं कि पृथ्वी यानी कि सुनामी जो है वह पृथ्वी का तांडव, ये देखते हैं कि किस प्रकार से हमें सुनामी से नुकसान हुआ और उसको किस प्रकार से क्या हुआ कि हमारे यहाँ आया और उसका स्थल भाग से कैसे टकराता है सुनामी और किस प्रकार से क्षति पहुँचाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ था, बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था। ये तरंगे उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इसका क्या था, अधिकेंद्र क्या था, सुमात्रा की पश्चिमी सीमा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9 मापी गई थी। समझ सकते हैं आप कि 9 यानी कि कितना ही खतरनाक वो भूकंप होगा, ठीक है। अब भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई। भारतीय प्लेट क्या हुई, बर्मा प्लेट के नीचे धंस गई और समुद्र तल में आकस्मिक गति उत्पन्न हो गई, ठीक है, अकस्मात गति उत्पन्न हो गई। इस कारण यह भूकंप आया। अब महासागरीय तल लगभग 10-20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में झुक गया। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उसी ओर बहने लगे, ठीक है। यानी कि जो विस्थापन हुआ था जल का, उसको भरने के लिए ये लोग क्या करने लगे, उस दिशा में बहने लगे। फलस्वरूप इसके क्या हुआ कि दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री तटों से जल हटने लगा, वहां से पानी हटने लगा। भारतीय प्लेट के बर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र की ओर लौटा। यह सुनामी लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया, ठीक है, यानी कि संभलने का मौका नहीं दिया। अब जिसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है, ठीक है, इसकी तुलना किससे की जा सकती है, जो कमर्शियल यानी कि एरोप्लेन होते हैं, वायुयान होते हैं, उस गति से ये क्या हुआ, आगे बढ़ा। सारे जो हिंद महासागर में द्वीप थे वह पूर्णतः डूब जाते हैं, ठीक है, वो पूर्णतः डूब गए। उसके बाद क्या देखते हैं कि भारतीय सीमा का धूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, वह भी क्या हुआ था, पूरी तरीके से डूब गया था। तो यह हम देखते हैं कि हमारा जो दक्षिणी बिंदु है वह क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब सुमात्रा में भूकंप के अभिकेंद्र से तरंगे सुमात्रा की ओर से अंडमान द्वीप समूह एवं श्रीलंका की ओर बढ़ी, तरंगों की लंबाई कम हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुई, तरंगों की लंबाई कम हो गई और जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक कम हो गई, ठीक है। इस माने बहुत ज़्यादा गति इसका कम होते चला गया। अब हम क्या देखते हैं कि समुद्र तट से सुनामी तरंगे 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई, जिनके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हुए, ठीक है। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय प्रदेश क्या हुए, आंध्र प्रदेश ये सब और जो भी समुद्र के तटीय प्रदेश हैं, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक इससे क्या हुए थे, प्रभावित हुए थे, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि यद्यपि पहले से भूकंप का अनुमान लगाना क्या है, असंभव है, हम भूकंप का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले मिल सकते हैं, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां क्रियाशील हैं, लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं, ठीक है। यानी कि प्रशांत महासागर में इस प्रकार की प्रणाली को विकसित किया गया है जो लगभग 3 घंटे पहले सुनामी आने से सूचना दे देती है, लेकिन हिंद महासागर में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही आती है क्योंकि यहाँ भूकंपी क्रिया बहुत कम होती है। यानी आप समझ सकते हैं कि हिंद महासागर में सुनामी कम आती है, इसलिए उस तंत्र को यहाँ पर विकसित नहीं किया गया है, ठीक है, जो
प्रशांत महासागर में है और वह 3 घंटे पहले ये उसकी सूचना दे देती है। अब तमिलनाडु तट पर सुनामी द्वारा विनाश, ये कुछ चित्र हैं जो कि दिए गए हैं, ये कि तमिलनाडु के जो इलाके हैं, तटीय इलाके, उनके विनाश के। अब हम क्या देखते हैं कि दिसंबर 2004 में जिस सुनामी के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर तबाही मचाई, वह पिछले कई सौ वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। ठीक है, यानी कि यह बहुत सालों तक क्या रही, एक विनाश का स्वरूप जो हमारे यहाँ इसने छोड़ा, वो क्या हुआ, बहुत ही घातक था। और यह बहुत जगह पर जो सुनामी आए थे इसके पहले, उससे बहुत ज़्यादा भयानक था। ठीक है, तो हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियों एवं हिंद महासागर के तटीय निवासियों में जागरूकता की कमी के कारण जीवन एवं संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई। यानी कि यहाँ पे कम आती है सुनामी, इसलिए यहाँ हम क्या देखते हैं कि लोग अवेयर नहीं हैं, लोग जागरूक नहीं हैं और उनको ये नहीं पता है कि उस समय हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इसलिए विनाश जो होता है वह ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पे कभी कभी ही आती है लेकिन विनाश ज़्यादा हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि जब तट पर ऐसा हुआ था तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। ठीक है, यानी कि वहां जुटने लगे, अवेयर नहीं है लोग। ठीक है, इसके फलस्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई तो बड़ी संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। ठीक है, यानी कि उनको ये अनुमान नहीं था कि हमारी इससे मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये देखने के चक्कर में पर्यटक जो थे वहां आ गए, इकट्ठा हो गए और उनकी सबसे ज्यादा मृत्यु हुई थी। यानी कि लोग अवेयर नहीं है कि यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, हटना चाहिए और किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए। अब ज्वार भाटा यानी कि ये जो गति है, ठीक है, महासागरीय जलों की, ये भी एक क्या है, एक प्रकार से गति है। अब हम क्या देखते हैं कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है। यानी यह एक निरंतर चलने वाली क्या है, घटना है, निरंतर घटने वाली घटना है। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या है, ज्वार भाटा कहलाता है। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। ठीक है, और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट के पीछे चला जाता है, उसको हम कहते हैं भाटा। यानी कि ज्वार क्या करता है, तट की तरफ आता है और उसको डुबो देता है, और भाटा क्या होता है कि वह तट से दूर चला जाता है, यानी कि पीछे चला जाता है, उसको हम कहते हैं भाटा। ठीक है, तो ज्वार भाटा को आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से, एक तो होता है लघु ज्वार भाटा, एक होता है बृहद ज्वार भाटा। ठीक है, तो उसको अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो लघु ज्वार भाटा होता है और क्या कुछ घटनाएं होती हैं वो बृहद ज्वार भाटा का कारण बनती हैं। तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। यानी कि इसके लिए जिम्मेवार कौन कौन है, तो सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसके कारण ये क्या होता है, ज्वार और भाटा आते हैं। अब हम देखते हैं कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, चंद्रमा जब नजदीक होता है पृथ्वी के, तो यह घटनाएं होती हैं। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जल उसके तरफ खिंच जाते हैं, उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब हम क्या देखते हैं, पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। ठीक है, पूर्णिमा एवं अमावस्या को हम क्या देखते हैं कि इस दिन क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, तो इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। ठीक है, इस ज्वार को ही हम क्या कहते हैं, वृहत ज्वार कहते हैं। ठीक है, इस ज्वार को हम क्या कहते हैं, वृहत ज्वार कहते हैं। जिस दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं, यानी कि वह दिन कौन सा होता है, पूर्णिमा एवं अमावस्या। और अब हम क्या देखते हैं कि ये तो हुआ कि बृहद ज्वार कब आते हैं, लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, ठीक है, यानी कि जो चांद क्या होता है, प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है, तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। ठीक है, वो क्या होता है, विपरीत दिशा से महासागरीय जल पर पड़ता है। तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में महासागरीय जल पर पड़ता है, परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, निम्न ज्वार भाटा आता है, क्योंकि ये इसके जो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव हैं वह विपरीत पड़ते हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में महासागरीय जल पर पड़ते हैं। उस समय क्या होता है कि निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को हम लघु ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये निम्न यानी कि लघु ज्वार भाटा कहलाते हैं। उसके बाद हम क्या देखते हैं
कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। जो ऊंचे ज्वार उठते हैं वह नौ संचालन में सहायक होता है। ये जल स्तर को तट की लंबाई तक पहुंचाते हैं। ये यानी कि जो वाटर लेवल होता है उसको कहाँ पहुंचा देते हैं, एकदम तट के नज़दीक पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। और उच्च ज्वार जो होता है वह मछली को पकड़ने में भी मदद करता है, ठीक है, क्योंकि मछलियाँ क्या होती हैं, तट के समीप आ जाती हैं, निकट आ जाती हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई से मछलियों को पकड़ लेते हैं। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उनको क्या करते हैं, जो जल के उतार चढ़ाव होते हैं उनको उनसे क्या करते हैं, उनका उपयोग विद्युत के उत्पादन के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ज्वार भाटा है वो हमारे लिए लाभदायक भी है, लेकिन वो यदि ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारे लिए नुकसानदेह भी हो जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि महासागरीय धाराएं क्या हैं। अब महासागरीय धाराएं यानी कि निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ठीक है, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। और ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांश से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती हैं, ठीक है। आप इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि जो महासागरीय धाराएं हैं, ठीक है, गर्म या ठंडी दोनों हो सकती हैं। और सामान्यतः जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वह भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं, ठीक है। यानी कि जो भूमध्य रेखा काल आपने पढ़ा है उसके बारे में कि कहाँ भूमध्य रेखा पृथ्वी पर होती है और वहाँ से क्या होती है, ये उत्पन्न होती है एवं ध्रुव की ओर बहती है, ये पोल की तरफ बहती है। अब ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांश से उष्ण कटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर बहती हैं, ठीक है। अब लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, यानी कि ठंडी होती हैं, ठीक है, शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं हैं, ठीक है। ये एक गर्म और ठंडी जल धाराओं का उदाहरण है। देख सकते हैं आप, लेब्राडोर क्या है, यह शीत जल धारा है, और गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक गर्म जल धारा है, ठीक है। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है, ठीक है। जो गर्म धाराएं होती हैं वह स्थलीय सतह को गर्म कर देती हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं शीतल जल धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। ये जो जल धाराएं हैं, गर्म और ठंडी जो जल धाराएं हैं, ठीक है, गर्म और शीतल जो जल धाराएं हैं वो जहां पर मिलती हैं आपस में, वह स्थान क्या होता है, विश्व भर में सर्वोत्तम होता है मत्स्य क्षेत्र के लिए, ठीक है। अब जापान के आसपास उत्तर अमेरिका के पूर्व तट इसके कुछ उदाहरण हैं। ये इसका क्या होता है, यानी कि इसके कौन से उदाहरण है, जापान का जो इर्द गिर्द का इलाका है, जापान के आसपास का जो इलाका है, ठीक है, एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट के जो कुछ भाग हैं वो क्या है, इसके उदाहरण है, जहाँ पर गर्म और शीतल जल धाराएं मिलती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि वहाँ पे मत्स्य क्षेत्र अधिक, सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र विकसित होता है, ठीक है। तो ये कुछ आप स्ट्रीम को देख सकते हैं, अलास्का धारा, फिर उत्तरी प्रशांत अपवाह, फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, लेब्राडोर जलधारा, इस प्रकार से ये सभी जलधाराओं के नाम दिए हुए हैं। गल्फ स्ट्रीम, ये सभी जलधाराओं के नाम हैं जो कि आप देख सकते हैं। और ये क्यूरोसियो धारा है, और ये सभी क्या है, विषुवतीय विपरीत धारा, दक्षिण विषुवतीय धारा, ये सभी क्या है, एक धारा है जो कि क्या करती हैं, आपको गर्म और ठंडी दोनों हो सकती हैं, और यह प्रभावित करती हैं किसको, हमारे जलवायु को भी प्रभावित करती हैं। जहाँ से ये हो करके बहती हैं वो अपना वहाँ पर क्या करती हैं, प्रभाव छोड़ देती हैं, ठीक है। अब जहाँ गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये जहाँ मिलते हैं उसमें क्या होता है कि मछली के लिए तो अधिक अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कि वहाँ पे मत्स्य उद्योग अच्छे से विकसित होता है। लेकिन ये हम देखते हैं कि जहाँ पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कुहरे वाले मौसम का निर्माण होता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, नौ संचालन में बाधा होती है, यानी कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी वाले, उनके संचालन में हमें बाधा उत्पन्न होती है, बाधा ये पहुँचाते हैं, ठीक है। तो यानी कि आप यही सोच सकते हैं कि कुछ जो चीज़ें होती हैं हमारे लिए लाभदायक होती हैं तो कुछ हमारे लिए क्या होती हैं, नुकसान भी होती हैं, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है और आप इससे प्रश्न करने का कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और आप ही बहुत ही बढ़िया से इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।